अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपको पढ़ाएंगे बोहर्स रेडियस। रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा, उसमें डिफेक्ट्स पढ़ी, उसके बाद आपने क्वांटम इसका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी, फिर आप आए बोहर्स की तरफ। बोहर का एटॉमिक मॉडल हमने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। आज हम आपको बताएंगे कि बोहर ने एटम के रेडियस के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया था, बाकायदा इक्वेशन बनाया था। आज हम आपको बताएंगे कि बोहर्स का रेडियस कैसे बना। डेरिवेशन नहीं होंगी, ठीक है, जिस तरह वो मैथमेटिकल स्टेप्स होंगी वो आज इसमें नहीं होंगी, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो मैं आपके सामने लाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए, आपको पहले से मैं बताना चाहता हूँ कि रेडियस पता है क्या चीज़ है। आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान जो फासला है ये है रेडियस का। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है, तो इस न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट के दरमियान जो फासला होगा, ये चूंकि पहला ऑर्बिट है तो इसका रेडियस होगा r1। अब जब आप न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, दूसरा ऑर्बिट आएगा। तो फिर उसमें क्या होगा, इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जो फासला होगा ये होगा r2 एंड सो ऑन। रेडियस के लिए, रेडियस के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे किन कौन सी चीज़ों को उठाया गया जिसकी मदद से ये इक्वेशन बना। तीन चीज़ें याद रखिएगा। नंबर 1, सेकेंड ईयर के फिजिक्स में आपको पता चल जाएगा कि दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स होता है। फिजिक्स में हम वहाँ पर चार्ज को क्यों लिखते हैं, एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान एक फोर्स होता है जिसका नाम है कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन। तो ये जो फोर्स है इसका फार्मूला आपके पास मौजूद है, Z∈E²। अब Z क्या है, आमतौर पर आपको Z नज़र नहीं आएगा उस फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में चूंकि हम एटम के साथ पढ़ रहे हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है तो इसीलिए Z लिखा जाता है। Z प्रोटॉन की तादाद को शो करता है, E जो है वो चार्ज को शो कर रहा है, ठीक है। E² चार्ज का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज है यहाँ पर, और 4 पाई की तो वैल्यू सबको पता है, पाई कितना मशहूर वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम परमिटिविटी को है, एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान मीडियम है या नहीं है, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो फिर इसकी एक ख़ास वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, वैक्यूम परमिटिविटी इसको बोलते हैं। इसकी अपनी वैल्यू है 8.84 × 10⁻⁻12। फिजिक्स में यूनिट्स को बहुत ज़्यादा एहतियात से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ये इसका वैल्यू है। उसके बाद r² क्या है, वो रेडियस का स्क्वायर है, मतलब जो भी ऑर्बिट होगा। अच्छा, ये फोर्स कहाँ से आया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कहाँ से आया। न्यूक्लियस के ऊपर अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज है कि नहीं है, तो इस समझ लीजिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। तो इन दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान क्या होगा, एक फोर्स होगा, इसका नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आ गया आपका, इसके जिसका फार्मूला ये है। दूसरा क्या है, इसके अंदर एक और फोर्स भी है। फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा, जब कोई चीज दायरे में घूम रहा होगा। दायरे में घूमने के लिए आपका ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो ये यहां पर आएगा। लेट्स सपोज यहां पर उसका डायरेक्शन चेंज होना था, लेकिन जब ये यहां पर पहुंच जाता है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करके यूं आ जाता है। फिर यहां पर अगर आप देखें तो इसने यूं आना था, लेकिन ये इस तरह नहीं आया, ये इस दायरे के अंदर ही घूम रहा है।
दायरे में घूमने के लिए, मुसलसल दायरे में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जो उस चीज़ को दायरे में घुमाए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और भी चीज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को हम आज अपने इस मॉडल में लाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में होता है सेंट्रीपिटल। इसका फार्मूला क्या है? mv²/r। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्पीड वेलोसिटी है। r क्या है? मतलब जो रेडियस है। mv²/r ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये दो फोर्सेस हैं, इनकी मदद से हम अपना इक्वेशन बनाएंगे। और वो भी कैसे बनाएंगे? जब हम इसको डिराइव करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस एटम के अंदर, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इक्वल हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये दोनों जब इक्वल होंगे तो हम इनकी इक्वेशन को इक्वलिटी में अंदर ला के इनको आगे मजीद ले जाकर डिराइव करेंगे। एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने कहा था हम स्टेप्स नहीं करेंगे कि किस तरह उनको कंबाइन कर दिया। हम डायरेक्ट आ जाएंगे कि इन तमाम इक्वेशंस को कंबाइन करके अरेंज करके हमें एक सिंगल इक्वेशन मिला। एक तीसरा चीज भी इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम। जब एक स्टूडेंट एग्जाम में लिख रहा होगा, बिलीव मी, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, आपके पास अगर पूरा डेरिवेशन नहीं है, ये वाला डायग्राम और ये जो कॉन्सेप्ट्स आप इसके अंदर में कुछ फार्मूलाज अगर आप लिखेंगे कि आप कहेंगे कि इस तरह कंबाइन करके लिखेंगे, तभी आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट का होना बहुत लाजमी है। तीसरा चीज में क्या शामिल हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम हम बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ चुके हैं अपने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में। बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्या है? उसका फार्मूला mvr = nh/2π। तो ये तीन चीजें मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चीज दायरे में घूम रहा है उसको दायरे में घूमने पे मजबूर करता हो, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, इन तीन चीजों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, इन तीन चीजों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा? एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन में रेडियस का फॉर्मूला हमें इस तरह मिल जाएगा, ε0 n² h² मास चार्ज स्क्वायर। n आपका क्या है? n हमेशा याद रखें, ये आपका क्वांटम नंबर है। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो n² है इसको बाहर करके यूं इस तरह भी लिख सकते हैं, ε0 h² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन का मास का भी पता है, आपको उसको रटा लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी रटा लगाना पड़ता है, आपको वो भी याद है। पाई की वैल्यू तो आपको क्लास 6 से याद होगी। ε0 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। बाहर क्या लिखते हैं? बाहर को हम लोग n² को हम लोग बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनमें से जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, सबकी वैल्यू पहले से दी गई है, कांस्टेंट है। देखो, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी भी, इन सब की वैल्यू है। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करके ना सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर उठाओ, ये वैल्यू सारे के सारे बोर्ड पे टाइम लगेगा, आप लोग इसको कंबाइन करके सॉल्व कर ले तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.529 × 10⁻⁻10। अच्छा, ये जो 10 के ऊपर -10 मीटर है, ये दरअसल एक एंगस्ट्रम के बराबर है। एंगस्ट्रम लेंथ का यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है, नैनोमीटर से भी छोटा एंगस्ट्रम है।
नैनो 10⁻⁹ मीटर के बराबर, ये 10⁻10 मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्यों ना हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसको मीटर के बजाय एंगस्ट्रम में लिख दे। तो एंगस्ट्रम में ये 0.529 एंगस्ट्रम, उधर ऊपर ये लिख दिया बस, ठीक है, एंगस्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू अपने फाइंड कर दी, ठीक है। लेकिन एन स्क्वायर बेचारा क्या होगा, एन स्क्वायर को आप इसके साथ क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, इधर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। तो क्या ही बात है भाई, अब आपको रेडियस को बार बार मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार फार्मूला लिखने की। आप ना सिर्फ ये नंबर याद रखिएगा, 0.529 आप नंबर याद रखिएगा, और इसकी मदद से पहले ऑर्बिट का, दूसरे और तीसरे जितने भी ऑर्बिट है उसका आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। बस इधर एन की जगह उसकी वैल्यू लिखो। मिसाल के तौर पर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम क्या करेंगे, यानी n इज इक्वल टू 1, तो उस केस में रेडियस 1 आएगा। तो क्या करेंगे, 0.529 को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही आता है, तो R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम। ये आ गया आपका पहला ऑर्बिट का रेडियस। पहला ऑर्बिट हमेशा इतना सा होगा। दूसरे ऑर्बिट की वैल्यू क्या होगी, ये दूसरे ऑर्बिट में N2, तो उसका रेडियस क्या होगा, R2। अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 0.529 में यह जो n स्क्वायर है, दूसरे ऑर्बिट में इधर 2 लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 2 4। तो ये जो आपका नंबर है 0.529, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब अगर आप n बराबर 3 की तरफ जाएंगे तो R3 आएगा, फिर यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर आएगा, और 3 3 जा 9 आएगा स्क्वायर। तो अब आप इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से आप 4 को करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट ज़रूर बताना चाहूँगा कि आम स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद जितनी भी ऑर्बिट्स है वो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब न्यूक्लियस के बाद उनका फासला सेम है, ये सेम फासला, राइट। स्टूडेंट ऐसे समझते कि ऐसा होगा कि ऑर्बिट के दरमियान फासला बिल्कुल सेम होगा, इक्वल स्पेस। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग इन वैल्यूज़ को देखोगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद लेट सपोज अगर पहला ऑर्बिट इतना दूर है, तो दूसरा ऑर्बिट उससे इसके 4 गुना दूर होगा, 4 गुना। तीसरा ऑर्बिट इससे 9 गुना दूर होगा, 9 गुना दूर होगा। चौथा ऑर्बिट इससे 16 गुना, इस पहले ऑर्बिट से 16 गुना दूर होगा। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं, इक्वल स्पेस नहीं है। वो कैसे पता चला, वैल्यूज पे जरा आप आकर गौर करें, वैल्यूज पर गौर करें। चले मैं यहां पर आपको वैल्यूज की वो बताता हूं। R1 कितना है, 0.529। R2 कितना है, 2.11। R2 बराबर है 2.11। अगर आप चाहते हैं कि हम देख लें कि R2 उससे कितना है, तो आप एक काम करें, इसको डिवाइड करें। 2.11 को डिवाइड करें 0.529 को आप डिवाइड करें 2.11 पर, तो आप देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। आंसर आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। आप कर ले डिवाइड। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा ऑर्बिट है वो पहले ऑर्बिट से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब तीसरा ऑर्बिट 4.75। अब आप एक काम करें,
0.529 को 4.75 पे आप डिवाइड करेंगे, अगर आप इस तरह करोगे तो आपके पास 4.75 जो है इधर 9 आ जाएगा, राइट, 9 आ जाएगा। यार इसको ऊपर बड़ा नंबर लेके जाते हैं, सॉरी, 4.75 डिवाइडेड बाई 0.529, 0.529 ऐसा ही होता है ना। छोटे नंबर को अगर बड़े पे डिवाइड करोगे तो मसला आएगा, लेकिन बड़े नंबर को अगर छोटे पे डिवाइड करोगे तो जवाब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर ये तो मिस्टेक हुई, ठीक है। आप यूँ करोगे ना, ऐसा करोगे ना, तो आपके पास आंसर राउंड अबाउट 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि तीसरा ऑर्बिट पहले ऑर्बिट से 9 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, 9 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह आप लोग आगे भी और भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने 0.529 आपने लिखना है। तो क्या कॉन्सेप्ट था बोहर के रेडियस में? एक दो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने 3 चीज़ों को मिला के बोहर का रेडियस बनाया था। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान। दूसरा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन फोर्स है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमाने पे मजबूर कर लेता है। उसकी वैल्यू है mv²/r। थर्ड चीज़ क्या लाया हम लोगों ने? थर्ड चीज़ था एंगुलर मोमेंटम। इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन बनाया रेडियस के लिए, ε0 n² h²/πme। इनमें से हमने n² को बाहर निकाला, बाकी सारे के सारे को हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमारे पास आया 0.529 10⁻⁻10 मीटर। हमने -10 मीटर को एंगस्ट्रम में बोला तो ये सिर्फ 0.529 एंगस्ट्रम आया। अब उसके बाद जो n² है उसको लगा के, इसकी वैल्यू लगा के हमने पहले और दूसरे और तीसरे ऑर्बिट की हमने वैल्यूज फाइंड की, और हमें आखिर में ये भी पता चला कि एक एटम के अंदर पहला रेडियस दूसरा जो रेडियस है वो पहले रेडियस से बहुत ज़्यादा दूर है। कितना? 4 गुना। तीसरा रेडियस 3 गुना, दूसरा रेडियस 4 गुना, तीसरा रेडियस 9 गुना, चौथा रेडियस 16 टाइम्स बड़ा है। यानी आज के लेक्चर के आखिर में जो बात बताना चाह रहा हूँ कि एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स है इक्वली स्पेस नहीं है। एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट से बहुत ज़्यादा दूर है, तीसरा उससे भी बहुत ज़्यादा दूर है। ये रेडियस हो गया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक में एनर्जी ऑफ द रेडियस आपको मैं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कामयाब इंसान, कामयाबी किस चीज़ में है? बंगला गाड़ी बीवी मिल जाएगी, बिल्कुल सही है कामयाबी, लेकिन जो रियल कामयाबी है वो किस चीज़ में है? वो उस रास्ते में है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की शक्ल में जो रास्ता हिदायत देकर हमारे लिए भेजा था, उन्हीं चीज़ों पे अमल करके ही हम आगे जा सकते हैं। इस बात को आप लोग इतना हल्का ना लिया करें। कुरान मौजूद है, सुन्नत मौजूद है, और हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर। मैं ख़ासकर टीचर्स हज़रात के लिए बोल रहा हूँ, जो मेरे लेक्चर्स देखते हैं, स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, टीचर्स को भी बोलता हूँ कि ये बात आप ज़रूर मेंशन किया करें। ये एक हकीकत है कि जो रास्ता हमारे लिए आया हुआ है उस पर अमल करेंगे तो हमारे लिए कामयाबी होगी। अदरवाइज़ आप लोग अपने जान के अंदर देख ले, आपको आसपास आप देख ले, आपको क्या नज़र आएगा? हमने जो हमारे लिए हिदायत का रास्ता आया था वो हम लोगों ने साइड पे रखा हुआ है। उस हिदायत पर की तरफ जाएंगे, अपने दीन की तरफ जाएंगे, और उसके साथ साथ साइंस की दुनिया में भी तरक्की करेंगे, बढ़ता हुआ तरक्की करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में इंशाल्लाह। सी यू सून।